हे गाइस, वेलकम टू अपनी पाठशाला में मैं संजीव कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं आपके क्लास 9 के इंग्लिश बुक पैनोरमा पार्ट 1 से 7th चैप्टर काठमांडू, जिसके राइटर हैं विक्रम सेठ। ये विक्रम सेठ का पिक्चर आपको दिख रहा होगा। तो इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को इतने आसान शब्दों में पढ़ने वाले हैं कि आज के बाद आपको इस चैप्टर को लेकर कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी शंका नहीं रहेगा और बहुत अच्छी तरीके से इस चैप्टर को आप समझ पाएंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। कह रहा है कि विक्रम सेठ born in कोलकाता इन 1952, was educated at ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। कह रहा है कि विक्रम सेठ का जन्म 1952 में कलकत्ता में हुआ था और इनकी जो पढ़ाई लिखाई हुई थी वो आपको इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ाई करी थी। ही हैज़ ट्रेवल्ड वाइडली एंड कैप्चर हिज एक्सपीरियंस ऑफ चाइना, तिब्बत, नेपाल इन हिज फेमस बुक हेवन लेक। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था हेवन लेक, नाम है हेवन लेक। और इस हेवन लेक में उन्होंने जिन जिन देशों का भ्रमण किया, चाहे वो चाइना, तिब्बत और नेपाल देशों का भ्रमण जो उन्होंने किया, तो वहाँ पे उन्होंने जो भी एक्सपीरियंस, जो भी अनुभव उन्होंने प्राप्त करे, उन्हीं अनुभवों को शब्दों में बयान किया है इस पुस्तक में, जिस पुस्तक का नाम है हेवन लेक, विच ऑन द थॉमस कुक ट्रैवल बुक अवार्ड। और इस पुस्तक को थॉमस कुक ट्रैवल अवार्ड से भी अवार्ड प्राप्त हुआ था। द प्रेजेंट पीस काठमांडू विच इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हेवन लेक। ये जो प्रेजेंट पीस लेख आप पढ़ रहे हैं काठमांडू, जो लिया गया है इसी हेवन लेक पुस्तक से एक्सट्रैक्ट किया गया है, यानी लिया गया है। ब्यूटीफुली डेलिनेट्स द ब्यूटी ऑफ काठमांडू, द कैपिटल ऑफ नेपाल। डेलिनेट्स मतलब होता है आपको चित्रित करना, यानी बहुत ही खूबसूरत तरीके से, सुंदर तरीके से चित्रित किया गया है ब्यूटी ऑफ काठमांडू। यानी इस लेख में काठमांडू की सुंदरता को बहुत अच्छे तरीके से चित्रित किया गया है आपको विक्रम सेठ के द्वारा। जो काठमांडू नेपाल का क्या है, राजधानी है, कैपिटल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं चैप्टर पे। क्या कहता है कि आई गेट अ चीप रूम इन द सेंटर ऑफ टाउन एंड स्लीप आवर्स। आई यहाँ डिनोट कर रहा है विक्रम सेठ को, यानी विक्रम सेठ खुद यह कह रहे हैं कि आई गेट अ चीप रूम। चीप मतलब होता है सस्ता। मैंने एक सस्ता रूम शहर के सेंटर में, केंद्र में, मध्य में मैंने लिया। एंड स्लीप फॉर आवर्स, और वो थक चुके थे ट्रेवल से, तो वो घंटों तक आराम किए, वहाँ पे सोए। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, विथ मिस्टर शाह सन्स एंड नेफ्यू। अगली सुबह शाह के बेटे और भतीजे के साथ आई विजिट 2 टेम्पल्स इन काठमांडू डैट आर मोस्ट सैक्रेड टू हिंदूज एंड बुद्धिस्ट। मैंने विक्रम सेठ कह रहे हैं कि जब अगली सुबह मैंने 2 मंदिरों को, काठमांडू के 2 मंदिरों में विजिट किया, भ्रमण किया, जो कि बहुत ही पवित्र हैं। सैक्रेड मतलब होता है पवित्र, जो कि बहुत पवित्र हैं हिंदुओं और बुद्धिस्ट के लिए। यानी 2 मंदिरों का उन्होंने भ्रमण किया। एक मंदिर जो बहुत पवित्र माना जाता है, बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है हिंदुओं के लिए, और एक जगह, एक मंदिर का उन्होंने भ्रमण किया जो बुद्धिस्ट, बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए पवित्र माना जाता है। तो इन्हीं 2 मंदिरों की चर्चा इस पुस्तक में आपको, इस चैप्टर में करी गई है आपको विक्रम सेठ के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। यह है आपको पशुपतिनाथ का टेम्पल जो आपको पिक्चर में दिख रहा है। देखिए आगे बढ़ेंगे। कह रहा है एट पशुपतिनाथ आउटसाइड विथ साइन प्रोक्लेम एंट्रेंस फॉर हिंदूज ओनली। क्या कहता है, पशुपतिनाथ के मंदिर में जब वो पहुंचते हैं तो देख पाते क्या है कि आउटसाइड विच अ साइन प्रोक्लेम। साइन मतलब होता है बोर्ड और प्रोक्लेम मतलब होता है घोषणा। एंट्रेंस फॉर द हिंदू ओनली, यानी मंदिर के गेट पे ही एक बोर्ड लगा हुआ था और उस पर घोषणा करी गई थी कि इस मंदिर में केवल हिंदुओं के लिए ही प्रवेश है। देयर इज एन एटमॉस्फेयर ऑफ फेब्राइल कन्फ्यूजन। और वहाँ का जो वातावरण था, एटमॉस्फेयर था, वो फेब्राइल कन्फ्यूजन वाला था, यानी बड़ा ही उलझन, उत्तेजना भरी उलझन वाला था।
ठीक है। फेब्राइल कन्फ्यूजन मतलब उत्तेजना भरी उलझन वाला। कैसे कैसे कन्फ्यूजन था, तो वहीं कह रहा है कि प्रीस्ट, हॉकर्स, डिवोटी, टूरिस्ट, काउ, मंकी, पिजन्स, डॉग्स रोम थ्रू द ग्राउंड। क्योंकि उस ग्राउंड में, मंदिर के कैंपस में जो प्रीस्ट थे, जो पुजारी थे, जो हॉकर्स थे, हॉकर्स मतलब कि जो ट्रेन वगैरह में अपना सामान खुद लेकर और चलता फिरता दुकान एक तरह से कह सकते हैं, ठीक ना, लेकर बेचते हैं, वो हॉकर्स हो गए। डिवोटी जो श्रद्धालु वहाँ पर पूजा पाठ करने गए हैं वो श्रद्धालु हो गए, डिवोटी हो गए। टूरिस्ट जो पर्यटक हैं, गाय हैं, बंदर हैं, आपको कबूतर हैं, और डॉग्स हैं, इधर उधर उस ग्राउंड में क्या कर रहे थे, रोम कर रहे थे। रोम का मतलब होता है भटकना, कहने का मतलब बिना उद्देश्य का जब आप इधर उधर भटक रहे हैं, टहल रहे हैं, तो उसको रोम कहेंगे, ठीक ना। तो बिना उद्देश्य, बिना किसी रूट के इधर उधर वो क्या कर रहे थे, भटक रहे थे। इसीलिए वहाँ उस कैंपस में, पशुपतिनाथ के टेम्पल में क्या हो रहा था कि जो फेब्राइल कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हो गई थी। There are so many worshippers that some people trying to get the priest attention are elbowed aside by other pushing their way to the front। कह रहा है कि जो बहुत सारे जो वर्शिपर थे, वर्शिपर मतलब वहीं आपको श्रद्धालु, पूजा पाठ करने वाले लोग, तो जो लोग थे वो प्रीस्ट का, पुजारी का अटेंशन अपनी तरफ पाना चाहते थे, और जो पीछे के लोग थे वो उनको धक्का देकर, एल्बो से, केहुना से केहुनिया कर वो आगे बढ़ना चाहते थे। द प्रिंसेस ऑफ द नेपालीज रॉयल हाउस अपीयर्स। तभी उस समय क्या होता है कि नेपाली राज दरबार की एक राजकुमारी का वहाँ पे एंट्री होता है, अपीयर होती है। उसके बाद एवरीवन बाउज, बाउज का मतलब होता है सर झुकाकर अभिवादन करना। तो सभी लोग जो थे वहाँ पे उपस्थित, सभी लोग उस राजकुमारी का सर झुकाकर अभिवादन कर रहे हैं, और मेक्स अ वे, और उसके लिए रास्ता बना रहे हैं। बाय द मेन गेट अ पार्टी ऑफ सैफ्रॉन क्लॉड वेस्टर्नर स्ट्रगल फॉर परमिशन टू इंटर। कह रहा है कि मेन गेट पे, उसी समय मेन गेट पे क्या था कि एक सैफ्रॉन क्लाउड क्लैड वेस्टर्नर, सैफ्रॉन मतलब होता है केसरिया भगवा कलर का जो रंग होता है ना, तो भगवा कलर का कपड़ा पहने जो वेस्टर्नर लोग थे, जो पश्चिमी लोग थे, वो गेट पर स्ट्रगल कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, परमिशन पाने के लिए, अनुमति पाने के लिए, प्रवेश के लिए अनुमति पाने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। द पुलिसमैन इज नॉट कन्विंस्ड दैट दे आर द हिंदूज, ओनली हिंदूज आर अलाउड। और वो जो भाषा का कम्युनिकेशन गैप था, कल है कि जो कम्युनिकेशन गैप था उस पुलिसकर्मी और वो टूरिस्ट के बीच में, वो समझा नहीं पा रहा था कि इस मंदिर में केवल हिंदुओं का ही प्रवेश है, हिंदू के अलावा कोई अदर व्यक्ति इस मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाएगा। तो वो समझा उसको नहीं पा रहा था, कन्विंस नहीं कर पा रहा था, और वो अनुमति चाहते थे कि जे हम अंदर मंदिर में प्रवेश कर जाएं। ये स्थिति थी। उसके बाद आगे कह रहा है कि अ फाइट ब्रेक आउट बिटवीन द टू मंकीज, और उसी समय क्या होता है कि दो बंदरों के बीच युद्ध छिड़ जाता है, ठीक है। वन चेज अदर, एक दूसरे को क्या कर रहा है, चेज कर रहा है, पीछा कर रहा है। हु जंप ऑन टू द शिवलिंग, और उस लड़ाई झगड़े के बीच में ही क्या होता है कि एक बंदर शिवलिंग पे, यानी पशुपतिनाथ का जो शिवलिंग है उस शिवलिंग पे वो जंप कर जाता है, कूद जाता है। देन स्क्रीमिंग अराउंड द टेम्पल, और स्क्रीमिंग, स्क्रीमिंग मतलब होता है चीखते हुए, वो चीखते हुए टेम्पल के अराउंड चारों तरफ चक्कर लगाता है। एंड डाउन टू द रिवर द होली गंगा, और उस होली गंगा कह रहा हूँ, ठीक है, डाउन टू द रिवर द होली बागमती, और उसी मंदिर के बगल में बागमती नदी बहती है, उसमें वो क्या हो जाता है, चला जाता है, ठीक है। विच फ्लो बिलो, जो नीचे बह रहा है। अ क्रॉप्स इज बीइंग क्रीमेटेड ऑन इट्स बैंक, और जैसे ही बंदर उसके तरफ जाता है तो विक्रम सेठ का जो अटेंशन है, ध्यान है, वो नदी के तरफ जाता है, बागमती रिवर के तरफ जाता है। तो वहाँ वो क्या देखते हैं कि अ क्रॉप्स इज बीइंग क्रीमेटेड इट्स बैंक। क्रॉप्स का मतलब होता है मुर्दा, शव, यानी शव को जो हम जलाते हैं ना, तो वो क्रीमेटेड हो गया,
ठीक है, और क्रॉप्स मतलब मुर्दा हो गया। तो वो पाते हैं कि जो बागमती नदी के किनारे क्रॉप्स को क्रीमेट किया जा रहा है, जलाया जा रहा है। वाशर वुमेन आर एट देयर वर्क, और वाशर वुमेन जो है, जो धोबीन है, वो अपना काम कर रही है वहाँ पे। चिल्ड्रेन बेथ, और बच्चे नहा रहे हैं उसी नदी में। फ्रॉम अ बालकोनी अ बास्केट ऑफ फ्लावर एंड लीव्स ओल्ड ऑफरिंग नाउ विल्टेड इज ड्रॉप इनटू द रिवर, और एक बालकोनी से, मंदिर की एक बालकोनी से बास्केट ऑफ फ्लावर यानी एक फूलों की टोकरी जिसमें आपको फूल और पत्ते दोनों थे, उसके बाद ओल्ड ऑफरिंग नाउ विल्टेड, जो पुराने चढ़ाए हुए फूल थे जो अब क्या हो गए थे, विल्ट हो गए थे, मुरझा गए थे। विल्ट मतलब मुरझा जाना, तो मुरझा गए थे। इज ड्रॉप्ड इनटू द रिवर, उसको नदी में डाला जा रहा था, बालकोनी के, मंदिर के एक बालकोनी से अंदर नदी में डाला जा रहा था। अब वहीं पे क्या होता है कि फिर उनका ध्यान एक तरफ जाता है, कहाँ जाता है कि अ स्मॉल श्राइन हाफ प्रोट्रूड्स फ्रॉम द स्टोन प्लेटफॉर्म ऑन द रिवर बैंक। कहते हैं कि जो उसी रिवर बैंक पर एक स्टोन प्लेटफॉर्म था, आपको पत्थर का एक प्लेटफॉर्म था, उस प्लेटफॉर्म पे एक श्राइन था। श्राइन मतलब हो जाएगा मंदिर, श्राइन मतलब मंदिर, और वो मंदिर आधा पानी में था और आधा आपको पानी के ऊपर था, ठीक है। When it emerge fully, इमर्ज मतलब होता है प्रकट होना, इमर्ज मतलब प्रकट होना, तो when it emerge fully the goddess inside will escape the evil period of the कलयुग will end on the earth। क्या कहता है कि जैसे ही प्रकट हो जाएगा पूरी तरह से वो मंदिर, जो आधा दिख रहा था मंदिर, आधा पानी में और आधा आपको बाहर दिख रहा था, तो वही कह रहा है कि जैसे ही पूरा वो मंदिर ऊपर आ जाएगा, प्रकट हो जाएगा, तो उसमें के जो भगवान हैं, गॉडेस हैं, देवी हैं, वो क्या हो जाएंगी, इनसाइड विल एस्केप, उसके अंदर जो देवी हैं वो एस्केप हो जाएंगी, वहाँ से चली जाएंगी, और इविल पीरियड ऑफ द कलयुग विल एंड ऑन द अर्थ, और इस धरती से कलयुग का क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। कलयुग मतलब समझ रहे हैं आप कि कलयुग में से मतलब ऐसा समझिए आप कि जब महाभारत की लड़ाई हुई थी, और महाभारत की लड़ाई में पांडवों का साथ भगवान श्री कृष्ण ने दिया था, उसके बाद वो वहाँ से चले गए, उसके बाद से ही कलयुग की शुरुआत होती है। तो वही कहता है कि जैसा माना जाता है कि जैसे ही वो मंदिर पूरी तरह से पानी से बाहर आ जाएगा, तो उसमें से देवी चली जाएंगी और इस कलयुग का क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। एट द बुद्धनाथ स्तूप, चलिए ये तो हो गया, आपको पशुपतिनाथ टेम्पल के बारे में बताया उन्होंने कि जो वहाँ की जो स्थिति थी फेब्राइल कन्फ्यूजन वाली थी, क्योंकि वहाँ पे जो प्रीस्ट थे, जो हॉकर्स थे, जो डिवोटी थे, टूरिस्ट थे, बंदर था, आपको काऊ था, पिजन था, वो इधर उधर भटक रहे थे, चारों तरफ हौच पौच की स्थिति थी, जिसके कारण वहाँ पे फेब्राइल कन्फ्यूजन बना हुआ था, ठीक है। उसके बाद वो चलते हैं दूसरे तरफ, दूसरे मंदिर के तरफ। वो मंदिर कौन है, तो वो मंदिर है आपको बौद्धनाथ स्तूप। वो मंदिर है बौद्धनाथ स्तूप, जो बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है। अब चलिए देखते हैं कि जो वहाँ की स्थिति क्या है, विक्रम सेठ कैसे वहाँ के स्थिति का वर्णन करते हैं। तो देखिए, चलिए। एट द बौद्धनाथ स्तूप द बुद्धिस्ट श्राइन ऑफ काठमांडू, जो कि बुद्धिस्ट श्राइन है, मंदिर है आपको काठमांडू का। देयर इज एन कंट्रास्ट अ सेंस ऑफ स्टिलनेस। कंट्रास्ट का मतलब होता है विरोध में, विरोध, ठीक है, उलट। तो ही कहता है देयर इज इन कंट्रास्ट अ सेंस ऑफ स्टिलनेस। यहाँ पे क्या है कि जो शांति का वातावरण है पशुपतिनाथ मंदिर के ठीक उलट, यानी जहाँ पे पशुपतिनाथ मंदिर के पास मंदिर में फेब्राइल कन्फ्यूजन था, उसी प्रकार ठीक उसके उलट यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या है, स्टिलनेस है, शांति है। इट इमेंस वाइट डॉम्स इन रिंग्ड बाई अ रोज, और कहता है कि वहाँ पे जो ये बौद्धनाथ स्तूप है, तो क्या है, वहाँ पे एक वाइट डोम बना हुआ है। डोम मतलब होता है गुंबद, डोम मतलब गुंबद, और इमेंस मतलब होता है आपको बड़ा, ठीक है। तो एक बड़ा वाइट
गुंबद बना हुआ है और उसके चारों तरफ क्या है, रिंग्ड बाई रोड, और एक गोला आकार का रोड बना हुआ है। आप फिगर में देख पा रहे होंगे कि मंदिर है और मंदिर के चारों तरफ एक गोलाकार रिंग रूप में आपको क्या बना हुआ है, गोला बना हुआ है और उस पे रोड बना हुआ है। A small shops stand on its outsider edge। एज मतलब होता है किनारा, एज मतलब होता है किनारा। तो वही कहता है कि जो छोटे छोटे दुकान जो है ना, इस रोड के किनारे लगे हुए हैं। ठीक है, आप देख रहे होंगे पिक्चर में कि जो कैसे रोड के किनारे बहुत सारे दुकान हैं। मेनी ऑफ दीज आर ऑन्ड बाय तिब्बत इमिग्रेंट्स, और उसमें से बहुत सारे जो ऑनर है उस दुकान के, वो कौन है, तिब्बतियन इमिग्रेंट्स हैं। इमिग्रेंट्स मतलब होता है प्रवासी। प्रवासी कहने का मतलब कि जो किसी दूसरे देश के लोग दूसरे देश में जाकर अगर बस जाते हैं तो वो प्रवासी कहे जाते हैं। तो नेपाल में वो तिब्बत से आए हुए थे और वहाँ पर उन्होंने अपना दुकान खोला था, ठीक ना, शॉप खोल रखा था। तो वो क्या हो गए, इमिग्रेंट्स हो गए। तो तिब्बत इमिग्रेंट्स के ही वहाँ पे दुकान, तिब्बत प्रवासियों के ही दुकान वहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में थे। जिसमें क्या क्या सामग्रियाँ बिकती थी उन दुकानों में, तो देखिए फेल्ट बैग मिलता था, उसके बाद तिब्बतन प्रिंट्स मिलते थे, उसके बाद सिल्वर ज्वेलरी, चांदी के गहने मिलते थे। कैन बाउट हियर, वहाँ से आप ये सारी चीज़ें खरीद सकते हैं। देयर आर नो क्राउड, यहाँ पे कोई भीड़ भाड़ नहीं है। जहाँ पे पशुपतिनाथ मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ था, यहाँ पे एकदम भीड़ भाड़ नहीं है। दिस इज अ हेवन ऑफ क्वाइटनेस इन बिजी स्ट्रीट अराउंड। कहता है कि दिस इज अ हेवन ऑफ क्वाइटनेस, यह शांति का क्या है, स्वर्ग है। क्वाइटनेस मतलब शांति, हेवन मतलब स्वर्ग। यह शांति का स्वर्ग है। इन द बिजी स्ट्रीट अराउंड, इस भीड़ भाड़ वाले गलियों के बीच में यह क्या है, शांति का स्वर्ग है। कौन, बौद्धनाथ स्तूप। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। काठमांडू इज विविड, मर्सिनरी, रिलीजियस, विथ a small shrine of flower adorned deities along the narrowest and busiest street, with fruit seller, hawkers of postcard, shop selling westerner cosmetic, film rolls and chocolate और copper utensil, Nepalese antiques। कि विविड मतलब होता है आपको चमकदार, विविड मतलब चमकदार। मर्सिनरी मतलब होता है सेल्फिश, यानी वैसे लोग जो धन के लोभ में हमेशा रहते हैं, धन कमाने के फिराक में रहते हैं, उनको कहते हैं मर्सिनरी। रिलीजियस मतलब धार्मिक, विथ ए स्मॉल श्राइन ऑफ फ्लावर एडॉर्न डेटीज का मतलब होता है देवी देवताओं, ठीक ना। तो यहाँ देखिए क्या कर रहा है कि जो काठमांडू जो है ना वो बहुत ही चमकदार है, विविड है। उसके बाद वहाँ के जो लोग हैं वो धन की इच्छा ज़्यादा रखते हैं, वहाँ के लोग धार्मिक भी हैं, और वहाँ जो है ना विथ स्मॉल श्राइन, यानी बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर हैं, श्राइन विथ फ्लावर एडॉर्न, जिसको फूलों से क्या किया गया है, सजाया गया है। एडॉर्न मतलब होता है सजाना, तो जिसको फूलों से क्या किया है, सजाया गया है। और उस मंदिर में देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, उन सभी को फूलों से बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया है। अलॉन्ग विथ द नैरोस्ट एंड बिजिएस्ट स्ट्रीट, और नैरोस्ट यानी पतली पतली गलियां, और बिजी स्ट्रीट मतलब पतली और बहुत ही व्यस्तम जो गलियां हैं, गलियों के बीच में ये सारा चीज़ है। विथ फ्रूट सेलर, उन गलियों में फ्रूट सेलर भी हैं, फल बेचने वाले विक्रेता भी हैं। उसके बाद फ्लूट, आपको बांसुरी बेचने वाले विक्रेता भी हैं। हॉकर्स भी बहुत सारे हैं, हॉकर्स ऑफ पोस्ट कार्ड बेचने वाले हॉकर्स हैं। शॉप सेलिंग वेस्टर्नर कॉस्मेटिक, और बहुत सारे दुकानें हैं जो वेस्टर्नर कॉस्मेटिक बेचते हैं। कॉस्मेटिक मतलब जो महिलाएं प्रसाधन के लिए करती हैं ना, केमिकल आपको पाउडर वगैरह और क्या क्या लगाती हैं, वो सारे चीज़ जो वेस्टर्नल कॉस्मेटिक हैं, वो सारे कॉस्मेटिक वहाँ पे कॉस्मेटिक के दुकान हैं। उसके बाद फिल्म रोल, जो पहले आज कैमरा में आपको रील नहीं लगता था, लेकिन जब ये आपको चैप्टर लिखा गया था विक्रम सेठ के द्वारा, तो शायद उस समय मोबाइल का प्रचलन नहीं है ना, तो उस समय कैमरे का प्रचलन था, तो कैमरे में रोल लगता था। तो उस रोल के लिए आपको रोल वहाँ पे आसानी से मिल जाते थे। उसके बाद चॉकलेट मिलते थे। उसके बाद कॉपर यूटेंसिल का मतलब होता है बर्तन, यानी कॉपर के
बर्तन वहाँ पे मिलते थे। ये सारे चीज़ आपको पिक्चर में यहाँ दिखाई दे रहा होगा। नेपाल इज़ एंटीक, और नेपाल के जो एंटीक है पुरातात्विक वस्तुएं हैं वो सारे चीज़ वहाँ पे आपको आसानी से मिल जाते हैं, उन सभी की दुकानें वहाँ पे हैं। उसके बाद क्या देखते हैं मार्केट में कि फिल्म सॉन्ग्स ब्लेयर आउट फ्रॉम द रेडियो, और रेडियो से फिल्मी गाने बज रहे हैं। कार हॉर्न साउंड, बाईसाइकिल रिंग्स, कार का जो हॉर्न है वो बज रहा है। उसके बाद बाईसाइकिल बेल्स रिंग, साइकिल की घंटियाँ बज रही हैं। स्ट्रॉ काउ, लोग को सिंगली एट मोटरसाइकिल, और जो स्ट्रॉ काउ है, स्ट्रे काउ मतलब होता है आपको जो आवारा गाय होती हैं, स्ट्रे मतलब होता है आवारा और काउज मतलब गाय। तो जो आपको आवारा जो गाय है वो बहुत ही क्या कर रही है, संशय के साथ, क्वेश्चनली मतलब होता है संशय के साथ उन मोटरसाइकिलों को क्या कर रही है, देख रही है। ठीक है। वेंडर साउटेड आउट देयर वेयर्स, और जहाँ जो वेंडर मौजूद हैं अपने सौदों को बेचने के लिए, वेयर मतलब होता है सौदा यानी सामान, जो सौदा वो बेच रहा है, जो सामान बेच रहा है ना, उसको बेचने के लिए वो क्या कर रहे हैं, साउट कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। ठीक है। उसके बाद आगे कहता है कि आई इंडल्ज माई सेल्फ माइंडलेसली, और कह रहा है कि जे अपने आप को कह रहे हैं कि जब मैं अपने आप में माइंडलेसली यानी बिना दिमाग लगाए हुए उसमें अपने आप को मैं व्यस्त संलिप्त किए हुए था। इंडल्ज मतलब संलिप्त होना। ठीक है। और क्या कहते हैं कि बाई अ बार ऑफ मर्जीपान, मर्जीपान का मतलब होता है कि बादाम से बनी हुई जो मिठाई होती है, जो आप पिक्चर में देख रहे हैं कि यह बादाम से बनी हुई मिठाई है, तो उन्होंने एक बादाम से बनी हुई मिठाई खरीदा। उसके बाद अ कॉर्न ऑन द कॉब रोस्टेड इन चारकोल बर्जियर ऑन द पेमेंट, कह रहे हैं कि उन्होंने एक मकई का भट्ठा खरीदा, ठीक ना, जो रोस्टेड किया हुआ था किस पे, चारकोल पे, यानी कोयला के आग जलाकर उसमें जो हम लोग मक्का को भूनते हैं ना, और भून कर जो खाते हैं ना, तो वही आपको पिक्चर में भी दिख रहा होगा। तो वो रोस्टेड किया हुआ था, वो उन्होंने एक खरीदा। और कहाँ खरीदा, ऑन अ पेमेंट, पेमेंट मतलब होता है सड़क का जो किनारा होता है, फुटपाथ होता है, तो फुटपाथ पे वो बेच रहा था, वहाँ से उन्होंने वो खरीदा था। और उस पे क्या हुआ था, रब्ड विथ साल्ट, और उस पे नमक रगड़ा हुआ था, आपको चिली पाउडर, मिर्च का पाउडर जो है वो रगड़ा हुआ था। उसके बाद लेमन, नींबू उस पर रगड़ा हुआ था। ये पिक्चर में आप देख रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ए कपल ऑफ लव स्टोरी कॉमिक्स, और उन्होंने एक कॉमिक्स खरीदा, किताब खरीदा, जिसमें क्या था कि एक कपल का लव स्टोरी था। ठीक है। उसके बाद इवन अ रीडर्स डाइजेस्ट, और उन्होंने एक डाइजेस्ट खरीदा। ऑल दिस आई वाज डाउन विद द कोको कोला एंड नॉसिएटिंग ऑरेंज ड्रिंक, और उन्होंने कोको कोला पिया। उसके बाद नॉसिएटिंग मतलब होता है जी मचलाने वाला, नॉसिएटिंग मतलब जी मचलाने वाला, तो जी मचलाने वाला ऑरेंज ड्रिंक उन्होंने पिया, नारंगी का ड्रिंक पिया उन्होंने। ठीक है। उसके बाद फील मच द बेटर फॉर इट, तब जाके उनको बहुत ही अच्छा महसूस होने लगा। ठीक है। आगे चलेंगे। आगे कहता है कि आई कंसिडर व्हाट रूट आई शुड टेक बैक होम। अब वो सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, कंसीडर मतलब होता है विचार करना। अब वो विचार कर रहे हैं कि जो किस मार्ग से मैं अपने घर वापस जाना चाहिए, ऐसा वो सोच रहे हैं। इफ आई वर प्रिपेल्ड बाई इंथुजियाज्म फॉर ट्रेवल पर से। अब ये कह रहा है कि यदि मैं प्रेपेल्ड मतलब होता है कि ढकेला जाना, जबरदस्ती, ठीक ना, बाई इंथुजियाज्म मतलब होता है जोश के साथ, और पर से मतलब होता है, पर से मतलब अपने आप, बाई इटसेल्फ। ठीक है। तो वही कहता है कि यदि मेरे मन में यात्रा का जो उत्साह है अपने आप यदि जागेगा, तो आई वुड गो बाई बस, तो मैं बस से जाना पसंद करूँगा, एंड ट्रेन टू पटना, मैं बस से जाना पसंद करूंगा और ट्रेन से पटना जाऊंगा। उसके बाद द सेल ऑफ द गंगा पास्ट बनारस टू इलाहाबाद। उसके बाद मैं सेल मतलब होता है जल यात्रा,
सेल मतलब जल यात्रा, तो मैं जल मार्ग से, गंगा के जल मार्ग से बनारस जाऊंगा और बनारस से वहाँ से इलाहाबाद जल मार्ग से ही जाऊंगा। तो ये कहते हैं बाई बस, यानी काठमांडू से आपको बाई बस जाएंगे, उसके बाद वहाँ से ट्रेन से पटना चले जाएंगे और उसके बाद गंगा के जल मार्ग से आपको बनारस और बनारस से इलाहाबाद जाएंगे। यदि उनके मन में ये उत्साह यात्रा के प्रति जागा तब देन अप द यमुना पास्ट आगरा टू दिल्ली, उसके बाद वो गंगा का मार्ग छोड़कर उसके बाद यमुना जल मार्ग का प्रयोग करते हुए आगरा से दिल्ली जाएंगे जल मार्ग से, ठीक है। बट आई एम टू एग्जॉस्टेड एंड होमसिक, लेकिन क्या कह रहे हैं कि जे बहुत मैं थक गया हूँ। एग्जॉस्टेड मतलब हो गया आपको थक जाना, थका हुआ, ठीक है। होमसिक मतलब घर का याद आना। तो वो बहुत ज़्यादा यात्रा से थक चुके थे और उनको घर की भी याद आ रही थी, जिसके कारण इस मार्ग का उन्होंने प्रयोग नहीं किया। इसलिए वो कह रहे हैं कि यदि मेरे मन में यात्रा के प्रति उत्साह जागा तब मैं ये इस रूट का इस्तेमाल करूंगा, अदरवाइज मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं बहुत थक चुका हूं। टुडे इज द लास्ट डे ऑफ अगस्त, आज का जो दिन है वो अगस्त का अंतिम दिन है। गो होम, और मुझे घर जाना है। आई टेल माई सेल्फ, और मैं अपने आप से कहता हूं कि मूव डायरेक्टली टुवर्ड्स होम, कि मैं यहां से डायरेक्ट घर चला जाऊं। आई इंटर अ नेपाल एयरलाइंस ऑफिस, तो मैं घर जाने के लिए नेपाल एयरलाइंस के ऑफिस में जाता हूं और बाई अ टिकट फॉर टुमारोज फ्लाइट, और अगले दिन का मैं फ्लाइट का टिकट वहां से ले लेते हैं, वहां विक्रम सेठ। अब आगे कहता है कि आई लुक एट द फ्लूट सेलर स्टैंडिंग इन अ कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर नियर द होटल। अब वो होटल पहुंच चुके हैं और होटल के एक कॉर्नर पे वो जब देखते हैं तो वहाँ पे एक फ्लूट सेलर यानी बांसुरी बेचने वाला खड़ा था। अब उस बांसुरी बेचने वालों को वो देख रहे हैं, कह रहे हैं कि जो इन हैंड इज अ पोल विथ अ अटैचमेंट ऑफ एट द टॉप फ्रॉम विच 50 और 60 बांसुरीज प्रोट्रूड इन ऑल डायरेक्शन। कह रहे हैं कि जो उसके हाथ में एक पोल था, एक खंभा था, और उस खंभे में बहुत सारे ऊपर टॉप में उसके सबसे ऊपर में बहुत सारे अटैचमेंट थे, जिसमें 50 से 60 बांसुरी लगे हुए थे। और वो सभी बांसुरियाँ जो है ना प्रोट्रूड मतलब होता है बाहर निकलना, तो बाहर की तरफ, बाहर के डायरेक्शन की तरफ क्या हुई थी, निकली हुई थी, ठीक है। लाइक अ क्विल्स ऑफ पर्क्यूपाइन, तो एक पर्क्यूपाइन जिसको हम लोग शाही के नाम से जानते हैं, ये पिक्चर में आप देख रहे हैं। तो इस पिक्चर में जो शाही में आप देख रहे हैं कि जो उसके जो नुकीले जो क्विल्स निकले हुए हैं, ठीक उसी प्रकार ये बांसुरी का क्विल्स आपको निकला हुआ है। ऐसा लग रहा था कि पर्क्यूपाइन का क्विल्स जिस प्रकार निकला है उसी प्रकार बांसुरी जो है ना उस पोल में लगाए गए हैं, ठीक है। दे आर बम्बूज, और वो सारे बांसुरी जो है ना वो बांस के बने हुए थे। दे आर क्रॉस फ्लूट, अब कहने का मतलब जो ये आपको क्रॉस फ्लूट कहने का मतलब ये बांसुरी का प्रकार है, तो उसमें बहुत सारे क्रॉस फ्लूट भी थे, उसके बाद रिकॉर्डर भी थे। फ्रॉम टाइम टू टाइम ही स्टैंड द पोल ऑन द ग्राउंड, और समय समय पर वो क्या करता था कि उस खंबे को जो उसने लिया था ग्राउंड पे टिका देता था, धरती पे टिका देता था। एंड सेलेक्ट अ फ्यूल, और एक फ्लूट, एक बांसुरी वो चुनता था, प्लेस फॉर अ मिनट, और कुछ मिनटों के लिए उस बांसुरी को वो बजाने लगता था। द साउंड राइजेस क्लियरली अबव द नॉइज ऑफ ट्रैफिक एंड द हॉकर्स क्राइज, कह रहा है कि जो बांसुरी बजा रहा था उसका साउंड बहुत ही स्पष्ट सुनाई दे रहा था। उस शोरगुल, उस ट्रैफिक के शोरगुल और हॉकर्स के चिल्लाने के आवाज़ के बीच भी उसका जो बांसुरी का आवाज़ था मैं होटल के कॉर्नर से स्पष्ट सुन सकता था या सुनाई दे रहा था। ही प्लेज स्लोली मेडिटेवली विदाउट एक्सेसिव डिस्प्ले, कह रहा है कि ही प्ले स्लोली, वो बहुत धीरे धीरे, ठीक है, बहुत धीरे धीरे बजा रहा था। और मेडिटेटिवली मतलब होता है ध्यानपूर्वक, और बहुत ही ध्यानपूर्वक बजा रहा था। विदाउट एक्सेसिव डिस्प्ले,
यानी बिना अधिक किसी दिखावा के। एक्सेसिव मतलब अधिक और डिस्प्ले मतलब दिखावा। तो बिना किसी दिखावे के वो बहुत ही ध्यानपूर्वक और बहुत ही धीरे धीरे उन बांसुरियों को वो बजा रहा था। ही डज नॉट शाउट आउट हिज वेयर्स, वेयर्स मतलब हो गया सौदा, यानी वो सौदा बेच रहा था, यानी अपना बांसुरी बेच रहा था। तो उन बांसुरियों को बेचने के लिए वो किसी प्रकार का चिल्लाहट नहीं कर रहा था, चिल्ला नहीं रहा था, ऐसा नहीं कह रहा था कि जो बांसुरी ले लो, बांसुरी ले लो ना, अदर हॉकर की तरह, यानी दूसरे हॉकर की तरह वो चिल्ला नहीं रहा था अपने सौदे को बेचने के लिए। ओकेजनली ही मेक्स अ सेल, इसलिए कभी कभार वो बांसुरी को बेच पाता था। बट इन अ क्यूरियसली ऑफ हैंडेड वे एज इट दिस वर इंसिडेंटल टू हिज इंटरप्राइजेज। कह रहा है कि शायद इसीलिए वो अपने बिजनेस को कर पाने में बहुत ही क्या था, लापरवाह था। तो यहाँ पे देखिए ऑफ हैंडेड का मतलब होता है लापरवाह, ठीक है, और इंसिडेंटल मतलब होता है संयोगवश। तो इसीलिए वो अपने व्यापार के प्रति, इंटरप्राइज मतलब व्यापार के प्रति आपको क्या था, बहुत ही वो लापरवाह था, ठीक है। उसके बाद सम टाइम ही ब्रेक्स ऑफ प्लेइंग टू टॉक टू द फ्रूट सेलर, और कभी कभी वो बांसुरी बजाना छोड़कर और वहाँ पे जो फ्रूट सेलर था, जो फल बेचने वाले जो सेलर थे, विक्रेता थे, उनसे वो बात किया करता था। आई इमेजिन दैट दिस हैज़ बीन द पैटर्न ऑफ हिज लाइफ फॉर ईयर्स। तो मैंने इमेजिन किया, कल्पना किया कि शायद यही पैटर्न है, यही तरीका है उसका अपना जीवन जीने का वर्षों से, यानी वर्षों से यही तरीका रहा है उसका अपना जीवन जीने का, अपना बांसुरी को, अपने फ्लूट्स को बेचने का, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू टीयर माई सेल्फ अवे फ्रॉम एस्क्वायर, और मैं कह रहे हैं कि जब आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट, मैं अपने आप को बहुत ही कठिनता महसूस कर रहा हूँ, डिफ़िकल्टी में महसूस कर रहा हूँ। टीयर माई सेल्फ यानी अपने नज़रों को हटा नहीं पा रहा हूँ फ्रॉम द स्क्वायर, उस स्क्वायर से जहाँ पे आपको, उस कॉर्नर से जहाँ पे आपको वो फ्लूट सेलर बांसुरी विक्रेता खड़ा था, उस जगह से मैं अपने नज़रों को हटा नहीं पा रहा हूँ। फ्लूट म्यूजिक ऑलवेज डज दिस टू मी, कहते हैं कि बांसुरी के संगीत से मेरे साथ हमेशा ही ऐसा ही होता है, यानी जब कभी भी मैं बांसुरी की आवाज़ सुनता हूँ तो मेरे साथ ऐसा ही होता है कि मैं बांसुरी के आवाज़ से मैं अपने ध्यान को हटा नहीं पाता हूँ। आगे बढ़ेंगे। कहता है कि इट इज एट वंस द यूनिवर्सल एंड मोस्ट पार्टिकुलर साउंड। अब कहता है कि जी ये जो बांसुरी की आवाज़ है वो सार्वभौमिक है और एक विशेष प्रकार का साउंड है। पार्टिकुलर मतलब होता है विशेष, यूनिवर्सल मतलब सार्वभौमिक। तो वही कहता है कि कहते हैं विक्रम सेठ कि ये जो बांसुरी का जो आवाज़ है ना, एक विशेष प्रकार का आवाज़ है, पार्टिकुलर साउंड है। उसके बाद यह यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है। देयर इज़ नो कल्चर दैट डज नॉट हैव इट्स फ्लूट, और कहता है कि जो ऐसा कोई सभ्यता नहीं है, कल्चर मतलब सभ्यता, कि ऐसा कोई सभ्यता नहीं है जिसके पास अपना फ्लूट ना हो, अपना बांसुरी ना हो। अब कुछ बांसुरी के प्रकार बता रहे हैं, काइंड बता रहे हैं। कह रहे हैं रीड ने, यह एक बांसुरी का प्रकार है। द रिकॉर्डर, द जापानीज शकुआची, द टीप बांसुरी ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिक म्यूजिक, द क्लियर ब्लेथी फ्लूट ऑफ साउथ अमेरिका, द हाई पिंच चाइनीज फ्लूट। ये सारे क्या हैं? ये सारे बांसुरी के टाइप हैं, ठीक है। तो उन टाइप के नाम ये बता रहे हैं। ईच हैज इट्स स्पेसिफिक फिंगरिंग एंड कंपास, और सभी के पास कुछ अपना विशेष फिंगरिंग है, यानी जो बांसुरी पे होल बना होता रहता है, छेद जो बना रहता है। तो वही कहना है सभी बांसुरियों में अपना कुछ स्पेसिफिक फिंगरिंग होता है, यानी फिंगरिंग करने के लिए अलग अलग टाइप के होल बने होते हैं और कंपास होते हैं। इट वेव्स इट्स ऑन एसोसिएशन, यानी सभी को अपना अपना क्या है, संयोजन होता है। Yet here any flute is, it seems to me, to be drawn into commonality of mankind। कहता है कि ये जो बांसुरी है, यदि मैं महसूस करूं, यदि मुझे लगता है
कि ये बांसुरी सुनना जो है ना, ये संपूर्ण मानव जाति की सार्वभौमिकता में आपको क्या है, समाहित है। यानी हर व्यक्ति जो है ना वो बांसुरी सुनना पसंद करता है, जिस प्रकार मैं करता हूँ। ठीक है। टू मूव बाय म्यूजिक क्लोजेस्ट इन इट्स फ्रेज एंड सेंटेंस टू द ह्यूमन वॉइस। फ्रेज का मतलब होता है आपको शब्द और सेंटेंस का मतलब वाक्य। वही कहता है कि मूड बाय म्यूजिक टू क्लोजेस्ट, यानी म्यूजिक के नज़दीक अगर जाते हैं तो देख पाते हैं कि जो उसके जो शब्द हैं और उसके जो वाक्य हैं वो टू द ह्यूमन वॉइस, कहने का मतलब मानव के जो आवाज़ है, मानव स्वर जो है ना उसके बहुत क्या है, नज़दीक है, बहुत ही नज़दीक है। इसलिए नज़दीक है क्योंकि इट्स मोटिव फोर्स टू बी लिविंग ब्रेथ, यानी जिस प्रकार आप देखेंगे कि जो इसका जो शक्ति है कहाँ से आता है, सांस से आता है। यानी सांस जब तक नहीं रहेगा तब तक बांसुरी को आप नहीं बजा सकते हैं। तो सांस जब तक नहीं रहेगा तब तक मानव जीवित नहीं रह सकता है, और सांस नहीं रहेगा तो आप बांसुरी को नहीं बजा सकते हैं। इट टू नीड टू पॉज एंड ब्रेथ बिफोर इट कैन गो ऑन। वही कहता है कि जे इसे बजने के लिए सांसों को लेना और छोड़ना बहुत ही ज़रूरी है। जिस प्रकार जीवन में आप सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, उसी प्रकार इसको भी बजाने के लिए आपको क्या करना होगा, सांसों को रोकना होगा, पॉज करना होगा और उसके बाद ब्रेथ करना होगा, तब जाकर यह इसकी आवाज़ निकल पाएगी। आगे है that I can be affected by a few familiar phrases on the बांसुरी। कहते हैं बांसुरी सरप्राइज मी एट द फर्स्ट फॉर ऑन द प्रीवियस ओकेजन्स that I have returned home after long absence abroad। कहते हैं कि शुरू में मुझे बहुत ही आश्चर्य होता था कि बांसुरी पर कुछ परिचित शब्दों को सुनकर मैं इतना भाव विहल कैसे हो सकता हूँ, क्योंकि वही कहता है कि डैट आई हैव, क्योंकि इससे पहले जब भी मैं लंबे विदेश प्रवास से यानी विदेश से जब अपने घर लौटा हूँ तो शायद ही कभी इतना सूक्ष्मता से, वही कह रहा है कि आई हार्डली नोटिस सच डिटेल सर्टेनली हैव नॉट इन्वेस्टेड देम विद द सिग्निफिकेंस आई नाउ डू। वही कहता है कि मैंने शायद कभी ही इतनी सूक्ष्मता से, इतनी नज़दीक से चीज़ों को देखा होगा और निश्चित रूप से उन्हें मैं वह बहुत ही क्या महत्व भी नहीं दिया होगा जितना मैं अभी दे रहा हूँ। यानी काठमांडू की यात्रा के दौरान वो सारी चीज़ों को इतनी सूक्ष्मता से, इतनी नज़दीक से वो देख रहे हैं, और इतनी नज़दीक से देखने के बाद इतना सुंदर उन्होंने एक्सप्लेन किया है आपको काठमांडू की ब्यूटीफुलनेस को, सुंदरता को। तो नज़दीक से जो देखेगा वही वर्णन करेगा। तो वही कह रहे हैं कि जो इतना नज़दीक से मैंने देखा, शायद इसके पहले कभी भी मैंने इतने नज़दीक से किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज़ों को नहीं देखा था। तो वीडियो अच्छा लगा हो